एवरीवन। अब हमें पढ़ना है केमिस्ट्री का कौन सा दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरा चैप्टर अब हमारे पास कौन सा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे इस चैप्टर में। ये जो पूरा आपका जो चैप्टर है ये इसी वीडियो में कंप्लीट होगा आपका पूरा, ठीक है। तो आपको शुरू से देखना और लास्ट तक देखते रहना, आपका ये पूरा चैप्टर जितना भी बनेगा ये आधा 1 घंटा जो भी 1 घंटे तक जाएगी लगभग इसकी वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें एसिड क्या होता है, किस किस के साथ इसकी रिएक्शन होती है, इसके गुण क्या, प्रॉपर्टीज क्या होती है वो पढ़ना है। फिर बेस के बारे में जानना है डिटेल से, फिर सॉल्ट के बारे में जानेंगे, या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहे कौन सा एसिड। अब अगर एसिड की बात करी जाए क्या होता है, तो एसिड क्या होता है उसको आपको जानना है। तो जो 10th क्लास के हिसाब से अगर देखा जाए तो एसिड क्या होता है, विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यानी एसिड क्या है, सब्सटेंस होता है विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, NaH के ऊपर क्या प्लस H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हम एसिड को क्या कर देता है वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कौन से आयन देता है, H प्लस आयन देता है, इसको हम क्या बोल देते हैं एसिड, ठीक है। तो आपको एसिड की डेफिनेशन याद रखनी है, विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एसिड है आपके जो थोड़ा सा याद रखने आपको। कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के प्रिजर्वेशन के लिए इसको यूज करते हैं इसमें। या फिर जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, लेमन में रहता है, नींबू जो रहता है। सिट्रिक एसिड हो गया आपका ऑरेंज, या फिर ये भी लेमन में रहता है जो संतरे नींबू जो रहता है। या फिर एसिटिक एसिड CH3COH इसका फॉर्मूला है, विनेगर एंड तेजा। या फिर गुड़ में रहता है, या फिर सिरका जो चाउमीन इसमें डाला जाता है उसमें रहता है ये। एक होता है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये चींटियों में पाया जाता है। एंड बेस यानी जो मधुमक्खियां रहती है, ठीक है। और नेटल प्लांट, बिच्छू घास, ये जनरली पहाड़ी क्षेत्र में रहता है नेटल प्लांट, ठीक है। टैनिक एसिड रहता है किसमें, चाय में। बाकी आपका जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड में टोमेटो के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, या फिर जो बैंगन है ब्रिंजल उसके जो बीज रहते हैं, या फिर भिंडी, ठीक है। या जो ये बीज वाले जो मिर्च के बीज में रहता है ऑक्सैलिक एसिड। और ये जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ये हमारे पास लीवर में जाके क्या करता है, लीवर में जाके ये क्या बनाता है, ये पथरी स्टोन बनाने का, कैल्शियम ऑक्सलेट नाम से क्या बनता है, स्टोन बनाता है, जिसकी वजह से पथरी भी हो जाती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास आता है मैलिक एसिड जो एप्पल में रहता है। एक आता है कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड आता है। लैक्टिक एसिड रहता है मिल्क में या फिर कर्ड में यानी दही में, इसी वजह से दही क्या रहती है, खट्टी भी रहती है। दूसरा हमारे पास आता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड रहता है ग्रेप्स अंगूर, टमरिन यानी इमली में रहता है। एक आता है इंपॉर्टेंट एसिड है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कार्बेट्रो में यूज करा जाता है। और इसको क्या किस नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे एक और एसिड आता है हमारे पास क्या, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक होता है, जो ह्यूमन बॉडी का जो स्टमक है यानी पेट है, वो रिलीज करता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये HCl भी यूज करा जाता है, ठीक है। तो HCl एसिड होता है जो हमारा पेट क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हमने पढ़ना है कि एसिड का जो प्रॉपर्टीज है, क्लासिफिकेशन है, क्या रहता है, ठीक है। तो वो भी जानना है थोड़ा डिटेल से। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अगला क्या टॉपिक पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करी जाए तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, या फिर 2 पार्टों में क्लासिफाइड करा गया है। पहला था हमारे पास कौन से एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन से रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा आता है हमारे पास कौन से, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग ये हुआ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा एसिड की डेफिनेशन क्या पढ़ी, जो H प्लस आयन देता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं which gives large number of hydrogen ion when dissolved in aqueous solution, तो एक्वा सॉल्यूशन में जब इसको डिसॉल्व करा जाता है, किसको,
एसिड को अगर लार्ज अमाउंट में हमें हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ज्यादा मात्रा में अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो लेस अमाउंट में देगा उसको क्या बोला जाएगा, वीक एसिड, यानी विच गिव्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, उनको क्या बोला जाएगा, वीक एसिड। दूसरी अगर बात करी जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, हम ये बोल सकते हैं जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज, पूरी तरीके से आयनों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। दीज एसिड यानी स्ट्रॉन्ग जो एसिड रहते हैं, दीज एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड मतलब ब्रेक हो जाते हैं, आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर बात करी जाए वीक एसिड की, ये या तो बिल्कुल नहीं होते या फिर पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, आधे अधूरे, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। these acids partially ionized in aqueous solution। तो आपको याद रखना है कि वीक एसिड क्या होता है, बेस गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution एंड these acids partially ionized in aqueous solution, यानी पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाते आयनों में, ठीक है। अगर बात करें जाए स्ट्रॉन्ग एसिड की, base gives large number of H plus ion when dissolved in aqueous solution and these acids completely ionized in aqueous solution। अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो जितने भी हमारे पास मिनरल एसिड है या फिर रॉक एसिड जो रहते हैं, मिनरल एसिड खनिज लवण, खनिज अम्ल बोलते हैं इनको, या फिर इनको क्या भी बोल देते हैं हम, इसको रॉक एसिड बोला जाता है, तो इनको रॉक से ऑब्टेन करता है, ठीक है। या फिर ये जो एसिड्स है इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं कोई, मिनरल एसिड को क्या भी बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनको हम नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन करे जाते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको हम ऑब्टेन्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स इनको ऑब्टेन करे जाते हैं, इसलिए इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड। एग्जांपल की अगर बात करी जाए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, या फिर H2SO4, या फिर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर HNO3, तो ये सब कौन से एसिड होते हैं, मिनरल एसिड, which is obtained by the non living things। अगली अगर बात करें जब वीक एसिड की, वीक एसिड होते हैं which is obtained by, या फिर इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आता है कौन, ऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जांपल में कौन आता है हमारे, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और कार्बन प्रेजेंट रहता है जनरली किसमें, लिविंग थिंग्स में। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसका एग्जांपल है वीक एसिड के, तो इनको क्या ऑब्टेन करा था, ऑब्टेन्ड बाय लिविंग थिंग्स। तो जिन भी एसिड में जनरली कार्बन रहता है वो किसमें आते हैं हमारे पास, वीक एसिड में। एग्जांपल की अगर बात करी जाए H2CO3 कार्बोनिक एसिड पड़ा था जो कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है, HCOOH कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो ये वीक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटियों में पाया जाता है, मधुमक्खियों में पाया जाता है, ठीक है। या फिर एक और पड़ा CH3COOH, इसमें भी कार्बन है, एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या भी बोल देते हैं, विनेगर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वीक एसिड के बारे में, और ये मतलब क्या, ये है हमारे पास कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं आपने डिटेल से जान लिया होगा, वीक एसिड क्या होता है जान लिया, कुछ स्ट्रॉन्ग इसके बारे में और आ जाती चीजें, ठीक है। तो और हमारे पास कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड होता है जब एसिड का अमाउंट क्या हो, जल से, वाटर से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। अगर एसिड का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन होगा क्या, अमाउंट ऑफ वाटर, तो ऐसे एसिड को हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। अगर बात करें जाए कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तो डाइल्यूट एसिड इसके अपोजिट, जब अमाउंट ऑफ या फिर कंसंट्रेशन जो एसिड की है वो वाटर से क्या हो, कम, ठीक है। तो जो परसेंटेज होगी एसिड की परसेंटेज क्या होती है, H2O से क्या हो, कम, यानी जल ज्यादा मात्रा में हो और एसिड कम मात्रा में हो परसेंटेज के हिसाब से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाइल्यूट
एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जब एसिड का जो अमाउंट होगा वो परसेंटेज में H2O से क्या होगा, ज्यादा, तो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड एसिड। फिर इसी तरीके से और भी पूछे जाता है एसिड, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मोनो बेसिक एसिड क्या होते हैं, तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। तो मोनो बेसिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, मोनो बेसिक एसिड होता है which gives only one hydrogen atom in aqueous solution, जो हमें केवल क्या देंगे, 1H प्लस आयन देंगे, ठीक है, क्या देते हैं, एक H प्लस आयन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए, जैसे HCl, एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही दे सकता है। ऐसे हमारे पास क्या आ गया, HNO3, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, ये भी क्या कर सकता है, एक हाइड्रोजन देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड। ऐसे हमारे पास और एसिड ये पूछ लेते हैं कि भाई डाई बेसिक एसिड क्या होता है। डाई बेसिक एसिड अगर पूछे जाए आपसे, तो नाम से पता चल रहा है दो, यानी डाई का मतलब दो होता है, तो जो कितने आयन देगा, 2H प्लस आयन देता है, जो जिसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जिसमें दो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, डाई बेसिक एसिड। एग्जांपल की अगर बात करते हैं, जैसे H2SO4 पड़ा, या फिर H2CO3, तो ऐसे एसिड को क्या, दोनों में दो हाइड्रोजन है, तो जो दो हाइड्रोजन दे सकता है उनको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड। ऐसे हमारे पास और आ जाता है ट्राई बेसिक एसिड आ जाता है। तो ट्राई बेसिक क्या होगा, ट्राई बेसिक एसिड होगा जो क्या कर सकता है, जो कितने हाइड्रोजन आयन देगा, जो 3 हाइड्रोजन दे सकता है, तो जिनमें 3 हाइड्रोजन होता है, ठीक। तो इसमें फास्फोरस एसिड आ जाता है, जैसे H3PO4 फास्फोरस एसिड। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है, ये हमारे पास मोनो बेसिक जो एक हाइड्रोजन देगा, डाई बेसिक जो 2 हाइड्रोजन देगा, ट्राई बेसिक जो 3 हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बटन है हमारे पास एसिड। बाकी एसिड की पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज, कि भाई जो एसिड है, एसिड की जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगला जो टॉपिक है हमारा कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की अगर बात करी जाए तो मेनली हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टीज आती है। एक आती है हमारे पास कौन सी, फिजिकल, एक आ जाती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी कौन सी आ जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर बात करी जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती है इसके टेक्सचर के बारे में, इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इसकी डेंसिटी के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, इसका नेचर कैसा है इसके बारे में बताता है, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करी जाए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई जो एसिड है इसकी स्टेट कैसी होती है, तो जनरली जितने भी हमने एसिड पढ़ने हैं वो जनरली क्या होते हैं, लिक्विड रहते हैं, ठीक है। कैसी स्टेट में रहता है, लिक्विड। अगर बात करी जाए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है नहीं करता है, तो जो एसिड होता है वो क्या करता है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे पास एसिड हो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें जाए इनके टेस्ट की, अगर पूछा जाए टेस्ट कैसा होता है एसिड का, तो आप सबको पता होगा कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, ठीक है, यानी खट्टे होते हैं। सोर का मतलब क्या हो गया, खट्टे, तो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। और अगर आपको ये पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो सारी चीजें फिर इससे संबंधित है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से रहती है इसकी। और अगर बात करें जाए आगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं कि जो एसिड है वो कौन कौन से सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर सकता है, या फिर क्या प्रोडक्ट वो बनाता है, तो वो पढ़ना है इसमें। तो केमिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करी जाए पहले कि जो एसिड है, अगर एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, मेटल के साथ। अगर एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मेटल के साथ, तो क्या कंपाउंड बनता है, यानी क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखना है। या फिर अगर हम क्या करें, एसिड की जो रिएक्शन है, एसिड की रिएक्शन अगर हम कार्बोनेट के साथ कर दें, कार्बोनेट, मेटालिक जो कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, तो क्या कंपाउंड बनेगा ये भी बताना है। या फिर हम क्या कर दें, एसिड की जो रिएक्शन करनी है, एसिड की रिएक्शन अगर किसके साथ करी जाए, बेस के साथ, तो क्या कंपाउंड बनता है उसके बारे में पढ़ना है। और अगर हम किसके बारे में पढ़ना है, अगर एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करी जाए तो क्या कंपाउंड बनता है, उसको जानने की क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं ना, तो इसमें एक तो बनता है हमारे पास क्या, सॉल्ट, और प्लस इसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना है। जब भी हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मेटल के साथ,
तो जो सॉल्ट, एक तो सॉल्ट बनेगा और एक क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने एक एसिड ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी किसके साथ, मेटल के साथ। तो जो ये जिंक होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, किसी हाइड्रोजन से इसको रिप्लेस कर देता है, खुद ही जुड़ जाता है ZnSO4, ठीक है। प्लस क्या बन जाएगा H2 गैस जो होगी, H2 गैस बाहर निकल गई। तो जो यहाँ पर कंपाउंड बना जिंक सल्फेट, ये क्या बन गया, सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट बन गया और बाकी हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई। सेम ऐसे अगर हम क्या करें, एसिड की जो रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें तो इसमें भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CO2 और प्लस एक क्या बनता है H2 यानी जल यानी वाटर बनता है और एक क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। अगर एग्जांपल की इसकी बात करनी है तो उसको ध्यान रखना आपने, जैसे एसिड ले लिया मैंने, इसमें फिर से कोई सा HCl ले लिया जैसे, और मेटल कार्बोनेट ले लिया जैसे Na2CO3, तो एक इसमें सॉल्ट बनता है NaCl, ठीक है, सॉल्ट बन गया। एक प्लस क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर यानी H2O। तो आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सॉल्ट बना है NaCl, अब देखा जाए अगर यहाँ पर सोडियम देखिए कितने 2 है, अगर इसको बैलेंस 2 कर दिया जाए तो क्लोरीन कितने हो गए 2, तो इसलिए इसको भी कितना करना पड़ेगा, हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और आपको ये याद रखना है। तो एसिड की जब रिएक्शन हमने मेटल कार्बोनेट के साथ करी तो एक बन गया सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, या फिर इसकी जगह पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट लेते हैं जैसे NaHCO3 ले लिया और इसकी रिएक्शन कर दी एसिड के साथ तो भी सेम रिएक्शन होती है, तो भी क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। तो H और H2 हो गया अलग से, बाकी CO2 अलग से। या फिर अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो क्या बनता है वो भी आपको याद रखना है। जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं, थर्ड जो आपके पास है थर्ड प्रॉपर्टी, यानी जब हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, बेस के साथ करते हैं तो क्या बनता है, एक बनता है इसमें सॉल्ट और एक बनता है क्या फिर से H2O यानी वाटर, ठीक है। तो इस रिएक्शन को जो सॉल्ट बनता है मैंने इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको याद रखनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल की अगर बात करें जैसे मैंने ले लिया HCl एसिड, बेस ले लिया NaOH, तो जो ये Cl और NaCl ये अलग हो जाता है, क्या बना देते हैं NaCl क्या बना देते हैं सॉल्ट, जिसको हम क्या भी बोल देते हैं नॉर्मल जो हमारा सोडियम क्लोराइड, या फिर इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं जो नमक रहता है। प्लस इसमें क्या बन जाता है H2O यानी वाटर, ठीक है। तो H2O भी बन जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी, ये थी हमारे पास थर्ड रिएक्शन जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। फोर्थ आती है अगर हम क्या करें, एसिड की रिएक्शन किसके साथ कर दें, मेटल ऑक्साइड के साथ। अगर इसकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कर दें तो भी क्या बनता है, सॉल्ट और प्लस इसमें भी क्या बनता है, वाटर। तो जैसे मैंने इसमें एसिड ले लिया, फिर से HCl ले लिया जैसे, और प्लस रिएक्शन कर दी किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो इसमें एक हमारा जो कंपाउंड बनता है ये बन जाता है CuCl2 और प्लस H2O। तो जो CuCl2 बना कॉपर क्लोराइड, कॉपर जो क्लोराइड बना है कॉपर क्लोराइड हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया सॉल्ट, जो होता है क्या, सॉल्ट होता है। और ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गए तो बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2। तो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2, ऑक्सीजन 1 है तो 1। तो ये इस तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। जब एसिड, ये चारों में पड़ चुके हैं, जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट और वाटर, जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ तब भी सॉल्ट और वाटर, जब एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो मेटल के रहते हैं उनके साथ रिएक्शन करें तो क्या बनता था, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, जब स्टार्टिंग में मेटल के साथ कर रहे थे तो उसमें एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ साथ क्या बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था, ठीक है। बाकी एसिड के यूज पूछे जाते हैं तो एसिड को कहाँ यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे जैसे फूड होता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज करा जाता है, या फिर बाकी सॉल्ट बनाने में करा जाता है, बहुत सारे सॉल्ट बनाने में इसका यूज होता है। बाकी जहां हमें सॉल्ट टेस्ट चाहिए होगा तो उसमें एसिड मिला सकते हैं।
तो यूज इसके आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एसिड के बारे में। तो एसिड कंप्लीट हो चुका है आपका। अगला जो टॉपिक है वो होगा आपका कौन सा, बेस। अच्छा ये छूट गया हमारा, अगर एसिड को यानी लिटमस पेपर पे एसिड का क्या इफेक्ट होता है। अगर लिटमस जो पेपर है, लिटमस पेपर अगर आपका कैसा ब्लू है और उसके साथ क्या मिला दिया जाए, एसिड, तो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कैसे बन जाता है, रेड। तो यानी जो एसिड होता है ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे का जो टॉपिक पढ़ना वो पढ़ना हमने कौन सा, बेस, कि बेस क्या होता है, ठीक है। तो जो बेस की अगर बात करी जाए, जब हमने एसिड पढ़ा तो एसिड क्या होता है, सब्सटेंस which gives hydrogen ion when dissolved in aqueous solution। जब हम जल में क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, सब्सटेंस मिलाते हैं और वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिड। लेकिन अगर बेस की बात करी जाए तो बेस होता है सब्सटेंस which gives हाइड्रोक्साइड आयन when dissolved in क्या, aqueous solution, ठीक है। तो जो बेस की अगर बात करी जाए तो बेस होता है सब्सटेंस which gives hydroxide ion when hydroxide ion क्या होते हैं, OH माइनस, when dissolved in water या फिर aqueous solution भी बोल सकते हैं, ठीक है। aqueous solution बोलो चाहे वाटर बोलो एक ही बात है। तो बेस क्या होता है, सब्सटेंस बेस गिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कभी-कभी ये पूछ लेते हैं कि एल्काली क्या चीज होता है, तो एल्काली क्या होता है, ये भी हमारे पास बेस का ही पार्ट है, लेकिन ये विदाउट केमिकल रिएक्शन करे क्या होता है, वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर एल्काली पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, इट इज अ बेस, ठीक है, इट इज अ बेस which is dissolved in water without any chemical reaction। तो पूछ लेते हैं कि भाई एल्काली क्या होता है। वैसे एल्काली बेस एक ही चीज है, लेकिन ये थोड़ा याद रखना है, एल्काली ऐसे बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व बिना केमिकल रिएक्शन करे क्या हो जाता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ना हमने, बेस का भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो बेस का अगर एग्जांपल की बात करी जाए, अगर बेस के एग्जांपल देखे जाए तो बेस के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाता है इसके क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH है ना इसमें, या फिर अगर बात करें जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसका एग्जांपल है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किसका एग्जांपल आता है, बेस के, ठीक है। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। जैसे एसिड में पढ़ा था क्लासिफिकेशन, ऐसे इसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस की अगर बात करी जाए तो इसको भी दो इसमें बांटा गया, जैसे उसमें एसिड कितने इसमें था, दो इसमें था, तो ऐसे बेस भी दो इसमें होता है। एक होता है कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे दूसरा कौन सा होता है फिर, वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, जो लार्ज नंबर में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। यहां पर हाइड्रोजन आयन तो नहीं, यहां पर कौन सा होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, which gives large number of hydroxide ion, OH ion in aqueous solution, ठीक है। तो आपको याद रखना है, which gives large number of hydroxide ion in aqueous solution। अगर बात करें जाए वीक बेस की, तो वीक बेस लार्ज की जगह बस क्या आ जाएगा, लेस नंबर, ठीक है। तो ये क्या करता है, which gives less number of hydroxide ion in aqueous solution। तो यहाँ पे याद रखना है वीक बेस क्या होता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। दूसरा, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते थे वाटर में, तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यानी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं आयन में, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसकी बात करी जाए वीक की, तो क्या होते हैं
पार्शियली यानी आधे अधूरे रहते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड, पार्शियली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड मतलब ब्रेक होना, आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। अब अगर बात करें जाए स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल की, तो जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो टोटल हमारे जो ग्रुप है वो कितने 18 ग्रुप है। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट ग्रुप है एल्काली मेटल्स का है, जिसमें सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, लिथियम आता है, ये सब है ना। तो जो फर्स्ट जो मेटल है, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल है, इनके जो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है वो कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल NaOH, KOH, LiOH है ना, तो ये सब किसमें आते हैं, ये सब किसमें आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में। अगर बात करें जब वीक बेस के एग्जांपल की, तो इसके अलावा जैसे मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको बोला जाता है स्लेट लाइम, बोला जाता है स्लेट लाइम, स्लेट लाइम हिंदी में इसको बोला जाता है भुजा हुआ चूना, ठीक है। तो जो स्लेट लाइम है या फिर लाइम वाटर भी बोल देते हैं, ये भी वीक में आता है। MgOH का वोल्ट वाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये किसमें भी रहता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बॉडी में जब एसिडिटी आती है, जब हमारा जो स्टमक होता है कौन सा एसिड रिलीज करता है, HCl, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जब ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या पीते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है और ये उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइज करके फिर वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज यानी पीएच वैल्यू उसकी कम हो जाती है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसमें रहता है, जनरली इनो मिलता है जो पिया जाता है एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसमें रहता है MgOH का, या फिर NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस कुछ इस प्रकार से है। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या होता है फिर, और आपसे अगर पूछा जाए, कभी कभी ये भी पूछ लेते कि भाई मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं, तो मोनो एसिडिक बेस क्या होंगे, मोनो एसिडिक बेस, तो मोनो एसिडिक बेस होते हैं जो केवल क्या देते हैं, वन हाइड्रोक्साइड आयन दे सकते हैं, या फिर जिनमें एक OH होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे NaOH, कितने OH है इसमें, एक है, या फिर KOH, इसमें भी एक ही OH है, तो या फिर NH4OH, तो इनको हम क्या बोल देंगे, मोनो एसिडिक बेस। सेम ऐसे अगर पूछा जाए कि डाई एसिडिक बेस क्या होंगे, तो डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, तो जो दो OH दे सकते हैं या फिर जिनमें दो OH होते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डाई एसिडिक बेस। एग्जांपल की अगर बात करी जाए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो दे सकता है, दो OH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास डाई एसिडिक। ऐसे का ट्राई एसिडिक पूछा जाए जिनके अंदर कितने OH होंगे, तीन, जो तीन OH दे सकता है उसको हम क्या बोल देंगे, फिर ट्राई एसिडिक बेस बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। ऐसे अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है बेस के अंदर, जिस प्रकार से हमने पढ़ा एसिड की प्रॉपर्टीज, वैसे हम पढ़ रहे हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस ये भी दो प्रकार की है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है क्या, फिजिकल, और कुछ क्या हो जाती है, केमिकल, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करी जाए, इसमें भी अगर हम बात करें इसके स्टेट की कि किस स्टेट में रहता है, तो जनरली जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात अगर करी जाए तो स्टेट इसकी क्या रहती है, लिक्विड, ठीक है। जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो लिखेंगे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपको याद रखना है। अगर और आगे बात करी जाए जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो इसमें अगर इसका pH, ये जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो बाकी ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सारी चीजें आपको याद रखनी, सॉल्युबल है वाटर में। जनरली जितने भी बेस होते हैं सॉल्युबल हो जाते हैं, तो सॉल्युबल इन वाटर ले सकते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। तो जो एसिड है वो भी सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। वैसे हमारे पास कुछ क्या आती है, अगर टेस्ट की बात करें जाए, इसके टेस्ट क्या होता है इसका, तो टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट में कैसे होती है, कड़वे, बिटर, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगली बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में फिर से जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि भाई अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनाता है, तो ऐसे बेस की भी है, ठीक है। या फिर बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनाता है,
मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनाता है, तो कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी रिएक्शन करनी है। अब अगर बेस की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मेटल के साथ करते हैं, ठीक है। अगर बेस की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मेटल के साथ, तो इसमें भी एक तो सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेम ऐसे अगर बात करी जाए, अगर बेस की रिएक्शन किसके साथ करी जाए, अगर बेस की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, बेस की रिएक्शन अगर जैसे एसिड के साथ करते हैं, तो ये पढ़ भी चुके हैं पहले एसिड के अंदर, तो इसमें क्या बनता है फिर से सॉल्ट और प्लस क्या, वाटर। इसका एग्जांपल हो भी चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट टू ईच अदर इट फॉर्म्स क्या, सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ही पूछ लेते हैं। या फिर अगर बेस की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो भी बनता है क्या, सॉल्ट और प्लस क्या, वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास जैसे बेस ले लिया NH4 ले लो या फिर NaOH ले लिया, ठीक है, और प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लिया क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट, तो सॉल्ट बनता है Na2CO3 और प्लस क्या, H2O। बाकी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, H2 हो गया, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2, बाकी यहाँ पर ही बैलेंस होगी रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि सोडियम इधर 2 हो गए, बाकी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, बेस की। जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पीएच स्केल, ठीक है। ये दिया था सोरेनसन ने दिया था 1909 में, 1909 में, ठीक है। तो ये दिया था कि भाई एसिड क्या होता है, बेस के लिए पीएच वैल्यू एक फिक्स कर रखा है, स्केल बनाया है, उस पर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या है, पीएच वैल्यू के हिसाब से दिया गया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से अगर कम है तो ऐसे सब्सटेंस क्या रहता है, एसिड। अगर पीएच वैल्यू 7 से बड़ी है, 8, 9, 10, 11, 14 तक, उसको क्या बोलते हैं, बेस। अगर पीएच वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, 7 है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल, जैसे वाटर होता है, प्योर वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसलिए स्केल दिया गया, पीएच स्केल जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के, ठीक है, या फिर बोल देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, यानी उल्टा है इसका। अगर देखा जाए, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू क्या होगी, कम। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होती है, एसिड में, तो एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, कम। इसीलिए एसिड के लिए पीएच वैल्यू क्या है, कम है। अगर बात करें जब बेस में हाइड्रोजन आयन होते नहीं है तो हाइड्रोजन आयन बिल्कुल कम होते हैं तो पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, इसलिए पीएच वैल्यू बेस के लिए क्या होती है, ज्यादा रहती है। अगर पीएच वैल्यू बहुत कम है, जैसे 2 के आसपास है, 2 से लगभग छोटी रहती जो ये है, यहाँ पर जो एसिड होते हैं होता है कौन से एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको क्या बोला जाता है जनरली, स्ट्रॉन्ग एसिड। जितनी कम होगी पीएच वैल्यू उतना ही एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और अगर बात करी जाए 3 से 6, 7 जो बीच में ये कौन से एसिड होते हैं, वीक एसिड, ये वीक एसिड रहते हैं, 3, 4, 5 जो भी है, लगभग 3 तक जो स्ट्रॉन्ग तक कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो रहते हैं इधर वाले कौन से रहते हैं, वीक एसिड। लेकिन अगर हम पीएच वैल्यू राइट साइड अगर बेस की बात करें 13, 14 वाले जो रहते हैं लास्ट में, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। जितनी ज्यादा बड़ी पीएच वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बाकी बीच में कौन से रहते हैं, वीक बेस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, थोड़ा पीएच वैल्यू किस तरीके से बात रखी है। बाकी यहाँ पर पीएच वैल्यू कुछ लिखी है, कंसंट्रेटेड एसिड की 0, डाइल्यूट एसिड की 1, ये आपको थोड़ा याद रख सकते हो। प्योर वाटर की याद रख लो 7 होती है, जो ह्यूमन ब्लड होता है 7.4 होता है, जो अंडे होते हैं एग्स होता है 7.8, टूथपेस्ट जो यूज करता है कितनी रहती है 8, ठीक है। बेकिंग सोडा, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। बाकी जैसे अगर कभी पीएच वैल्यू जो रेनफॉल होती है, जो बारिश हो रही है, अगर 5.5 से कम चला जाए पीएच वैल्यू उसका, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन बोल देते हैं, ठीक। बाकी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी देखा होगा आपने, जो खेतों में अगर बात करते हैं, खेतों में जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो एसिडिक हो जाती है। अगर सॉइल एसिडिक हो गई, अगर सॉइल कैसे हो गई, एसिडिक, यानी सॉइल एसिडिक तब कंसीडर करते हैं जब पीएच वैल्यू क्या हो जाए, पीएच वैल्यू उसकी 5.5 से क्या रहे, कम रहे, ठीक है। तो जो सॉइल अगर एसिडिक हो गई 5.5 से, अगर उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, कम आ जाए, तो एसिडिक बोलते हैं। तो उसको
उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए मिलाना पड़ता है उसमें क्या, बेस। तो जनरली चूना मिला देते हैं लाइम COH का वोल्टेज, सलाइलाइन जिसको बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं ताकि वो वापस क्या हो पाए, न्यूट्रल हो पाए। बेस मिला देते हैं उसके साथ। अगर सॉइल कैसी होगी, सॉइल बेसिक अगर हो गई तो बेसिक सॉइल के साथ हम क्या मिला देंगे, यानी इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, पीएच वैल्यू का 7 या 8 से ज्यादा हो जाता है, 8-9 से, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, सॉइल कैसी होगी, बेसिक होगी, 8 या 9 से जो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या मिला देते हैं, जनरली जो हमारे पास यूरिया रहती है, यूरिया कंपोस्ट जो गोबर रहता है ना, तो ये सब कुछ मिला दिया जाता है ताकि जो सॉइल है वो अपने न्यूट्रल कंडीशन में आ सके, प्योर हो सके। तो यूरिया मिला देते हैं, कंपोस्ट मिला देते हैं, खाद बोल देते हैं इस चीज को, ठीक है। तो खाद मिला देते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारी सलाइवा होती है, सलाइवा जो होती है, लार जिसको बोलते हैं, लार, खाना खाने से पहले की अगर बात करी जाए तो बेसिक होती है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 7.5 के आसपास होता है। लेकिन जैसे हम खाना खा लेते हैं उसके बाद पीएच वैल्यू उसकी क्या होती है, डाउन हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, लगभग 5.5 के आसपास आ जाती है, ठीक है। ऐसे जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी हमारी, हमारा जो पीएच वैल्यू होता है किस रेंज में रहता है, 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है, ठीक है। इससे ऊपर 1-2 वैल्यू ऊपर नीचे हो जाता है तो तुरंत बीमार पड़ जाता है इंसान, ठीक। तो डाइजेशन बिगड़ जाता है कुल मिला के, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। बाकी हमने इसमें पढ़ना है आगे क्या, आगे आता है एक टॉपिक, वो आता है हमारे पास क्या, इंडिकेटर्स, ठीक है। अगला टॉपिक क्या रहता है हमारे पास, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या रहता है, डाइज रहता है, डाई होता है जो जिनका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, मैन डाई होता है, यानी इसके डाई का मतलब क्या है, ये कलर चेंज कर देता है सब्सटेंस। जैसे इनको हम क्या कर देते हैं, इट चेंजेस द कलर, इट चेंजेस द कलर व्हेन मिक्स्ड विद एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। जैसे ही किसी सब्सटेंस को हम एसिड और बेस के साथ मिला देते हैं तो वो अपना कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हमें हेल्प करते हैं एसिड और बेस की टेस्टिंग के लिए, टेस्ट के लिए कि एसिड होगा या फिर बेस होगा, उसी की टेस्टिंग के लिए हम यूज कर लेते हैं क्या, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स अलग अलग टाइप के हैं आपके, ठीक है। जैसे पहला आ जाता है जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ नेचुरल भी होता है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाता है हमारे पास क्या, जैसे लिटमस, ठीक है, लिटमस हो गया, ये टर्मरिक हो गया, हल्दी जिसको हल्दी बोल दिया जाता है, ठीक है, या फिर रेड जो कॉलीफ्लावर होती है, ठीक है, तो वो भी आ जाती है। तो ये नेचुरल होता है, ये भी अपना कलर, जैसे लिटमस हमने पढ़ रखा है, एसिड अगर लिटमस के ऊपर डाला जाए तो ब्लू को क्या कर देता है, रेड। बेस अगर डाला जाए तो रेड को क्या कर देता है, ब्लू। तो ये मतलब नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। तो ये कलर चेंज हो गया। सेम ऐसे हमारे पास कौन से होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी है। सिंथेटिक क्या होते हैं, मैन मेड, ऐसे इंडिकेटर जिनको लैब में फॉर्म करा जाता है, फॉर्म्ड इन लैब, लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में जिनको बनाया जाता है उनको क्या बोल देता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जांपल की अगर बात करी जाए जैसे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड के साथ मिलाते हैं तो इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है क्या, रेड, ठीक है। अगर मिथाइल ऑरेंज को बेस के साथ मिलाते हैं तो जो इसका कलर हो जाता है वो हो जाता है कैसा, येलो। तो हम यहाँ पर पहचान लेंगे कि येलो हो गया तो क्या हो गया, बेस है। अगर रेड हो गया तो क्या होगा, ऐसे फिनोप्थैलीन होता है, ठीक है, फिनोप्थैलीन भी आता है। फिनोप्थैलीन की अगर बात करी जाए, फिनोप्थैलीन यहाँ पर इसको भी याद रखना है, ठीक है, फिनोप्थैलीन को भी अगर एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये कलरलेस, कोई भी कलर शो नहीं करता, कलरलेस कर देता है। और अगर बेस के साथ मिलाए तो बेस के साथ ये कलर कर देता है कैसा, पिंक, ठीक है, गुलाबी कलर कर देता है। तो ये हो गया हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऐसे ही कुछ स्मेल वाले भी रहते हैं, जैसे हमारे पास कौन सा रहता है, ऑल फैक्ट्री बोला जाता है उसको, ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं जब हम सब ये हमें स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, स्मेल चेंज हो जाती है, फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है इनका, ठीक है, ऑर्डर चेंज। जैसे ही एसिड और बेस के साथ मिलाते हैं तो इनकी जो स्मेल है फिर ऑर्डर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जांपल लीजिए जैसे हमने ऑनियन ले लिया, वेनिला ले लिया, जैसे आइसक्रीम होती है, वेनिला आइसक्रीम होती है, ये सब है, ठीक है।
ऑनियन को अगर एसिड के साथ मिलाया जाए, एसिड इसके ऊपर नो इफेक्ट, कोई भी गंध नहीं आती है नॉर्मली, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर बेस के साथ मिला दिया जाए तो जो ऑनियन की जो स्मेल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वेनिश हो जाती है, ठीक है, वेनिशेस हो जाती है, वेनिश हो जाती है कंप्लीटली। वैसे ही अगर वैनिला की बात करी जाए तो सेम है, एसिड का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन जैसे बेस के साथ मिलाते हैं तो वेनिश पूरी तरीके से इसकी स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास एक और फोर्थ टाइप के इंडिकेटर्स आते हैं। फोर्थ टाइप में कौन से आते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की अगर बात करी जाए, यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अभी तक हमने इंडिकेटर्स पढ़े वो हमें बताता है कि भाई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। अब वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा, या फिर वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा, उसके बारे में बताता है कौन सा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं जो हमें इसके बारे में बताता है, तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, उसको बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए जो पीएच वैल्यू है वो हमने क्या कर रखी है, उसको स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस के लिए क्या कर रखी है, बांट रखी है। अगर पीएच वैल्यू बिल्कुल कम है, जैसे पीएच वैल्यू 0 से 2 के आसपास है, तो जो कलर मिलता है इंडिकेटर के साथ अगर मिला दिया जाए तो जो मेनली कलर मिलता है कैसा मिलता है, रेड कलर के आसपास मिलता है हमें। ऐसे अगर पीएच वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, 3 से लगभग 6 के आसपास है, तो ये येलो टाइप के कलर होना शुरू हो जाता है, येलो टाइप का रहता है, या फिर ऑरेंज टाइप का कलर होता है, ठीक है, हल्का हो जाता है। अगर एग्जैक्टली पीएच वैल्यू किसी सब्सटेंस के साथ है, जैसे वाटर, ये कैसा कलर शो करता है, ग्रीन, तो इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो ग्रीन कलर को हम पता कर देंगे इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है। अगर इसे आगे जाकर पीएच वैल्यू 7, ये 8, 9, 10 के आसपास होगी, तो जनरली जो कलर होता है कैसा होता है, ब्लू, तो ये ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो ये पता कर लेंगे इसकी पीएच वैल्यू बेसिक है, क्योंकि 8, 9, 10 से इसकी पीएच वैल्यू अगर थोड़ी ज्यादा हो जाता है, 11, 12, 13, 14 के आसपास, तो इसका जो कलर है वायलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वायलेट कलर मिल जाता है हमें, जिसको ये वायलेट कलर जामुनी बोल देते हैं, फिर बैंगनी बोल देते हैं इस कलर को, ठीक है। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर जो इसे हम पहचान सकते हैं। तो जो ये पीएच वैल्यू इधर वाली है, रेड कलर जो दे रहे हैं, ये कौन से होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होती है जिनकी पीएच वैल्यू 0, 2 के बीच में रहती है, आसपास रहती है। ये जो है हमारे पास जो एसिड है वाले, ये कौन से होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ से हम पहचान लेंगे, जैसे पीएच वैल्यू में येलो टाइप का कलर मिलेगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। जैसे ग्रीन, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल जैसे वाटर में होता है। अगर पीएच वैल्यू 8, 9, 10 है तो ब्लू, तो यानी कैसे बेस होते हैं, वीक बेस। अगर बात करें जाए किसकी, अगर पीएच वैल्यू 11, 13, 14 का तो वायलेट, ये हो जाएंगे मतलब कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है हमें, एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, उसके बारे में पहचान बताता है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया। अब जो एसिड कंप्लीट हो चुका है, आपका बेस भी कंप्लीट हो चुका है, पीएच स्केल पढ़ा हमने। अगला पढ़ना है कौन सा, सॉल्ट। अगला जो टॉपिक आपको कौन सा है, सॉल्ट। तो सॉल्ट पढ़ भी चुके हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट कुल मिला के क्या है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर इट फॉर्म्स क्या, सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, प्लस क्या बनता है, वाटर। तो सॉल्ट एसिड और बेस बनता है। या फिर एसिड की रिएक्शन जब हम किसके साथ कर रहे थे, मेटल के साथ, तब भी बन जाता है। तो हम सॉल्ट को क्या भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी इसमें, व्हेन सॉल्ट यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म्स, ठीक है, यानी सॉल्ट क्या होता है, बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि सॉल्ट किस चीज से बनता है। तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू है, सॉल्ट एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, फिर न्यूट्रल होते हैं, उसको भी समझते हैं जरा। अगर बात करी जाए सॉल्ट की, अगर पूछे जाए कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट तब होंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने क्या, HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, तो इसमें जो NaCl बना, इसकी जो पीएच वैल्यू क्या एग्जैक्टली कितनी होगी, 7 और प्लस H2। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्ट बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट होंगे जिनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7।
दूसरा आता है हमारे पास कौन से, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट होंगे जब पीएच वैल्यू कितनी होगी, पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। 7 से कम होगी तो कैसे होंगे एसिडिक। ये तब बनता है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, वीक बेस। बेस कैसा होना चाहिए, वीक। तो बनेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर ही, लेकिन इसमें जो हमारे पास सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। उसकी जो वैल्यू होगी, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने क्या HCl, वीक बेस ले लिया NH4OH, तो इसमें क्या बन जाएगा सॉल्ट, NH4Cl। NH4Cl बनकर बाकी H2O। तो जो NH4Cl है ना, ये अमोनियम क्लोराइड होता है। कौन सा सॉल्ट है ये, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड हमारे पास जो बना सॉल्ट, ये कैसा होगा, ये होगा हमारे पास एसिडिक। ऐसे हमारे पास अगर बात करें जाए अगले सॉल्ट की, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, तो बेसिक सॉल्ट होगा जिसमें पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से क्या होगी, ज्यादा। तो इसमें जब हम वीक एसिड को मिलाएंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। लेकिन ये जो सॉल्ट होगा ये कैसा सॉल्ट होगा हमारे पास, ये सॉल्ट होगा हमारे पास कैसा, बेसिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो जैसे वीक एसिड ले लिया हमने H2CO3, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने क्या, NaOH, इसमें कंपाउंड मिल जाता है Na2CO3 और प्लस क्या H2O। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा तो कितना दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये कार्बनिक जो एसिड होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने NaOH। तो इस तरीके से बटा हुआ है सॉल्ट का। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण सॉल्ट है। अगर एग्जांपल की बात करें सॉल्ट की, जैसे NaCl कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, नमक भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। बाकी आपके सिलेबस में ही आ जाता है। बेकिंग सोडा आ जाता है NaHCO3, बेकिंग सोडा बोलते हैं। Na2CO3 वॉशिंग सोडा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो ये सब पढ़ना है थोड़ा सा, है ना, तो इसके बारे में जानते हैं जरा। तो कैसे कैसे इनको बनाया जाता है, क्या क्या इनका यूज होता है, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं आपका कौन सा सॉल्ट, सबसे पहले पढ़ रहे हैं कौन सा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। पहला पढ़ रहे हैं कौन सा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। अच्छा, अगर कॉमन सॉल्ट की बात करी जाए, फॉर्मूला क्या है इसका, NaCl। अगर नाम की बात करी जाए तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नमक जो होता है, घरों में जो नमक रहता है वो ये, इसका फॉर्मूला ये रहता है। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें तो कैसे प्रिपेयर कराया जाता है, तो जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट या तो हम जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है उससे भी बनाया जाता है। बाकी इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इसका नाम, रॉक सॉल्ट, क्योंकि हम NaCl को रॉक से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कॉमन सॉल्ट और घरों में यूज भी करते हैं। तो प्रिपरेशन की अगर बात करी जाए इसकी NaCl की, अगर हम HCl की रिएक्शन करेंगे इसका NaOH के साथ तो क्या बन जाता है, हमारे पास मिलता है NaCl और प्लस क्या बनता है, वाटर। ठीक है, तो ये NaCl बन गया। ऐसे पूछ लेगा कोई भी रिएक्शन। बाकी NaCl देखने में कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है, आपने देखा होगा। क्रिस्टलाइन होता है इसका स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही रहता है। आयनिक होता है, आयनिक क्योंकि एक इसमें प्लस चार्ज और एक कौन सा चार्ज है, माइनस। तो जनरल एक मेटल है और एक है नॉन मेटल, तो ये आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है इसके बीच में। ठीक है, बाकी NaCl का यूज कहाँ होता है, फूड खाने के साथ होता है, खाना पकाने में हेल्प करता है। बाकी आइस को पिघलाने में, मेल्ट करने में हेल्प करता है, या फिर कोई बॉडी है उसको प्रिजर्व करने में हेल्प कर देता है ना। तो ये सब चीजों में इसका यूज होता है। अगला जो सॉल्ट की अगर बात करी जाए, अगला सॉल्ट हमारे पास कौन सा, बेकिंग सोडा या फिर वॉशिंग सोडा ले लेते हैं। अगला जो हमारे पास कौन सा है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की अगर बात करी जाए, इसको बोलते हैं हिंदी में धावन सोडा, कपड़े धोने में यूज होता है ये सारी चीजें। तो ये होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट। तो ये इसका केमिकल नेम है। बाकी इसका सिंपल नेम वॉशिंग सोडा होता है। इसको कैसे बनाया जाता है पूछ लेते, प्रिपरेशन, इसकी भी प्रिपरेशन पूछा जाता है कैसे बनाया जाता है इसको। ठीक है, तो अगर हम Na2CO3 को जल के साथ मिला देते हैं, वाटर के साथ, Na2CO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगर इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएं, या फिर इसका जो एक और नाम है सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडा ऐश। सोडा ऐश के साथ अगर हम वाटर मिला देते हैं तो कंपाउंड बन जाता है Na2CO3.10H2O। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
यानी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का अगर यूज पूछा जाए तो ये जो कपड़े होते हैं उसको धोने में होता है यूज, बाकी बहुत सारी चीजों की सफाई में इसका यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये भी आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें भी प्लस नॉन मेटल है, आयनिक कंपाउंड होता है ये भी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगली अगर बात करें जाए तो अगला सॉल्ट कौन सा हमारे पास, अगला सॉल्ट आ जाता है वो कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हिंदी में बोला जाता है खाने का सोडा। बेकिंग सोडा को क्या भी बोला जाता है, खाने का सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम क्या भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हाइड्रोजन बीच में रहता है तो बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करने में भी आसान होगा, बाई बेकिंग, तो बी से याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो इसको कैसे बनाया जाता है, अगर हम क्या करते हैं, इसका भी प्रिपरेशन पूछा जाता है आपसे कि भाई इसका प्रिपरेशन क्या होगा, कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो NaCl, NH3 होता है क्या, अमोनिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। अगर इन सब चीजों को मिला दे, NaCl को, NH3 को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास सॉल्ट कौन सा, बेकिंग सोडा, NaHCO3। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। बाकी जो इसके अलावा कंपाउंड बचे ये बाहर आ जाता है, यानी हमारे पास क्या आ जाता है, NH2OH, NH4Cl। ठीक है, एक हमारे पास क्या बन जाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये बन गया हमारे पास कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। और साथ साथ क्या बन गया, ये दोनों ही सॉल्ट बने, एक बन गया हमारे पास कौन सा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम जो क्लोराइड है ये कैंफर, कपूर जो होता है, कपूर, कैंफर। ठीक है, कपूर जो होता है उसका भी फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला होता है कपूर का, जो यूज करते हैं कपड़ों कपड़ों में डालते हैं ताकि उसमें से स्मेल आए, साथ साथ उसको हवा में भी जलाते हैं। तो ये है। तो बाकी बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, खाने में प्रयोग किया जाता है, खाने को अच्छा बनाने में, स्वाद बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा हमारे पास अगला आ जाता है कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। अगला जो सॉल्ट है कौन सा है, जो आपके सिलेबस में है, ये हमारे पास कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फॉर्मूला आपको क्या, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, अच्छा ब्लीच का मतलब होता है जो कलर को उड़ा देता है, कलर को हटा देता है। ब्लीच का मतलब होता है विच रिमूव कलर फ्रॉम क्लोथ, या फिर किसी भी चीज से कलर को हटा देता है। ठीक है, ब्लीच, अगर केवल आपसे ब्लीच पूछा जाए, ये क्या कर देता है, रिमूव द कलर। ठीक है, फ्रॉम द क्लोथ, या फिर किसी भी चीज से जो कलर को रिमूव करे उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ब्लीच। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करा जाता है क्या, ये वाटर को साफ करने में भी यूज करते हैं, वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए यूज करा जाता है इसको। वाटर में जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है उसको मारने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है उसको ध्यान रखेंगे। तो CaOH का फोल्ड वाइज, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ड लाइम, हिंदी में इसको भुजावा चूना बोलते हैं, या फिर लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको, चूना पानी, लाइम वाटर। लाइम वाटर के रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो CaOCl2 और प्लस H2O, तो ये बन जाता है कौन सा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो यूज है, इसका यूज होता है यहाँ पर, ये वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, बाकी कलर अगर छुड़ाना है किसी चीज का तो उसमें भी यूज होता है। ठीक है, मेन इसका एक प्रिपरेशन था जो आपको याद रखना है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक, अगला जो हमारे पास है नेक्स्ट हुआ था तो क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचवा जो आपके पास जो सिलेबस में है ये हमारे पास कौन सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसकी अगर बात करें इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, हेमी का मतलब हाफ हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है किससे, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब कभी हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने में, यानी हड्डी को फिक्स करने में, जो बोन्स होती है उसको फिक्स करने में यूज होता है, क्रैक को फिक्स करने में यूज होता है, बाकी खिलौने जो मूर्तियां होती है उसको बनाने में यूज होता है, खिलौने बनाने में यूज होता है, या फिर दीवारों को हमने व्हाइट करना है ना, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, या फिर छत जो रहता है उसको
व्हाइट करने में यूज होता है ना, तो ये व्हाइट का कलर में देखा होगा सब लोगों ने ये। तो इसको बनाया जाता है जिप्सम से। अगर हम जिप्सम जो CuSO4.2H2O ये होता है जिप्सम, फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अच्छा ये डाई क्योंकि दो है इसमें, तो इसका केमिकल नेम है, सिंपल नेम है जिप्सम। अगर जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 373 केल्विन, या तो केल्विन में अगर बोलेंगे तो 373 और अगर सेल्सियस में बोलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर कैल्शियम को गर्म किया जाए तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आता है वो आता है अपना क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में क्या भी बोल देते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लस 1/2 ऑफ H2O ये आता है बाहर, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करा जाए रिएक्शन को, अगर रिवर्स करा जाए POP का अगर हाइड्रोलिसिस करा जाए, जल अपघटन बोलते हैं हिंदी में हाइड्रोलिसिस, मीनिंग अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके साथ मिला दिया जाए, वाटर के साथ, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। या फिर किसी भी कंपाउंड को जब वाटर के साथ मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनता है, जिप्सम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, तो जिप्सम इस तरीके से बन जाता है। तो ये आपके बारे में, ये आपके पास क्या थे, सारे सॉल्ट थे जो हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी ये चैप्टर जो आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको जैसे एसिड की अलग वीडियो देखनी है पूरा, जिसमें पूरा कंप्लीट होगा एसिड का टॉपिक, बेस के बारे में कंप्लीट टॉपिक देखना है, या फिर सॉल्ट के बारे में कंप्लीट टॉपिक देखना है, तो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी इन सबकी। बाकी एक कंबाइंड पूरा जो ये वीडियो है, पूरा जो लेक्चर है, ये आपको एक कंबाइंड पूरा लेक्चर भी मिल जाएगा। तो आपको जैसा भी ठीक लगे उस हिसाब से इसको देख लेना है। अच्छा ये कि NaCl जो रहता है ना, NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन है, अगर जो कॉमन सॉल्ट है, इसके एक्वा सॉल्यूशन को ब्राइन भी बोला जाता है। कभी-कभी पूछ लेते हैं कि ब्राइन क्या होता है, व्हाट इज ब्राइन, तो क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन, ठीक है। बाकी आपको डिटेल से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, शुरू से लास्ट तक इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस सॉल्ट आपका कंप्लीट हो चुका है।